अस्सलाम स्टूडेंट, आज हम लेक्चर नंबर 17 डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 17 में पेज नंबर 62 है हमारे पास, चैप्टर नंबर 3 का। बेसिकली क्वेश्चन आता है बोर्ड के अंदर, डिफरेंशिएट बिटवीन मास एंड वेट। ठीक है जी, उसके लिहाज से सवाल आता है। ठीक, अब मैथ्स क्या होता है, सबसे पहले हम मैथ्स की डेफिनेशन कर लेते हैं। इसको हमने कंपैरिजन करना है सेंटर में लाइन लगा के। ठीक है, डिफरेंशिएट। ठीक है, कहते हैं सबसे पहले हम मास को डिफरेंशिएट कर लेते हैं। वो क्या मास होता है, क्या वैसे क्वांटिटी क्या होती है। मास ऑफ द बॉडी इट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मैटर प्रोसेस बाय अ बॉडी। कि मास बताता है किसी भी बॉडी के अंदर जो मैटर होता है वो कितना पाया था। मतलब एक चीज़ है वो 1 किलोग्राम है और एक दूसरी चीज़ है वो 10 किलोग्राम है। अब मैथ्स ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसके अंदर मैटर कितना है, कि इसमें 10 किलोग्राम मादा बढ़ा हुआ है और उसके अंदर 1 किलोग्राम मादा बढ़ा हुआ है। जो आपके पास वेट होता है ना, तो वेट बॉडी का जो सा होता है वो ये बताता है कि उसके ऊपर ग्रेविटी कितनी ज़्यादा क्या कर रही है, इफेक्ट कर रही है। मसलन जो 10 किलोग्राम वाला है उसके ऊपर ग्रेविटी ज़्यादा डिपेंड करेगी, ज़्यादा इफेक्ट करेगी। जिसका 2 किलोग्राम वेट होगा, मास होगा, वेट होगा, तो उसके ऊपर जो ग्रेविटी है वो कम क्या करेगी, अमल करेगी। क्योंकि जो वेट है वो डायरेक्टली उसका रिलेशनशिप किसके साथ है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के साथ है। मसलन आपके पास जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अंदर रिलेशनशिप है F=ma। ठीक है, इसका मैथमेटिकली फार्मूला है। तो आप F/a करेंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा, m आ जाएगा। m बेसिकली क्या बताता है कि किसी बॉडी के ऊपर कितनी फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसके ऊपर कितना क्या करेगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, जो कि उसके मैटर को प्रोसेस करता है, इनके मास को प्रोसेस करता है। जो वेट होता है वो w होता है, उसको हम कहते हैं दैट फार्मूला इज इक्वल टू mg। मास जो बॉडी का वो तो होगा ही होगा, मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी, बट ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो पहले डेफिनेशन के अंदर आप पहले मास के लिखेंगे, जो कि थर्ड लाइन के अंदर है, मास ऑफ अ बॉडी इज अ क्वांटिटी मैटर प्रोसेस बाय द बॉडी। ठीक है, पहले ये लिखेंगे। और दूसरे यहाँ पर जो वेट है उसको वेट है उसके अंदर आप सेकंड पैराग्राफ की लाइन लिखेंगे, वेट ऑफ अ बॉडी इज अ फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन इट। ठीक है, तो ये बताती है कि इसके ऊपर क्या कितनी फोर्स क्या कर रही है, ग्रेविटी की अमल कर रही है। ठीक है, क्लियर होगी बात की। द वेट ऑफ द बॉडी इक्वल टू द फोर्स ऑफ विच इज अर्थ इज अट्रैक्ट। अब जो सेकंड पॉइंट है वो मैथमेटिकल फार्मूला है, तो m=F/m। ठीक, F/a। ठीक है, और वेट का क्या है, W=mg। ठीक, क्लियर होगी बात की। अब तीसरा पॉइंट जो आप इधर लिखेंगे, कहता है मैस जो सी होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, जबकि जो वेट होती है वो वेक्टर क्वांटिटी थी। क्यों ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, हमेशा इसकी डायरेक्शन होती है किसकी तरफ, टूवर्ड्स द अर्थ। मास की कोई डायरेक्शन नहीं होती। क्लियर होगी। जो आपने फिर चौथा क्या कहते हैं, दोनों के दरमियान फोर्थ वाला डिफरेंस बताना है। मैस को आप रिप्रेजेंट, मैस का जो सिंबल होता है, ठीक है, उस सिंबल जो सा होता है वो क्या होता है, m होता है। ठीक है, और इसका सिंबल जो सा होता है वो स्मॉल w होता है। पांचवा आपने जो करना है इसके अंदर वो ये बताना है कि जो मास होता है वो हर जगह पर इक्वल होता है। मसलन आपका मास इन अ प्लैनेट ऑफ अर्थ 50 किलोग्राम है, तो वो मून के ऊपर 50 किलोग्राम ही होगा, क्योंकि वो मैस है। ठीक है, तो मैस डज नॉट चेंज। मैस क्या होता है, कभी चेंज नहीं होता। इफ़ यू प्लेस चेंज, अगर आप अपनी जगह को तब्दील भी कर लेंगे। जगह को मैंने प्लैनेट के रेफरेंस इसलिए बताया है कि अगर वेट आपका इस यूनिवर्स के ऊपर, इस अर्थ के प्लैनेट के ऊपर 70 न्यूटन है, तो जो अगर आप चांद पर जाएंगे तो आपका वेट क्या होगा, 70 न्यूटन नहीं होगा। क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा है कि जो वेट है वो ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो ज़मीन पर जो ग्रेविटी है चांद पर वो तो ग्रेविटी नहीं होगी। तो फिफ्थ के अंदर पॉइंट के अंदर आप लिखेंगे मैस डज नॉट चेंज विद द चेंज ऑफ द प्लेस। ठीक है, और वेट क्या होता है, इट डिपेंडिंग अबाउट द वैल्यू ऑफ g। दैट्स वाई इफ़ वी चेंज द प्लेस देन द वेट ऑटोमेटिकली चेंज। उसके बाद आप क्या करेंगे, सिक्स वाले पॉइंट की तरफ आ जाएंगे। ठीक है, जो मास होता है इट इज़ अ मेजर्ड बाय द ऑर्डिनरी स्टैंडर्ड बैलेंस, बीम बैलेंस जिसको हम कहते हैं। ठीक है, बीम बैलेंस कहते हैं। ठीक है, और जबकि आपका जो वेट होता है ये मेजर किया जाता है किसके साथ, स्प्रिंग बैलेंस के साथ। स्प्रिंग बैलेंस आपने अक्सर देखा होगा, स्प्रिंग बैलेंस होता है जिसके इस तरह करके ऑब्जेक्ट होता है, उसके अंदर नीचे इतनी हुक लगी होती है, उसके अंदर स्प्रिंग लगा होता है। जब चीज़ को इसके साथ लटकाते हैं तो नीचे की तरफ क्या करता है, वो अमल करता है।
तो ख़ास तौर पर वेट को मेजर करने के लिए स्प्रिंग बैलेंस होता है, और जो आपका मास मेजर होता है उसके लिए बीम बैलेंस होता है। वो अक्सर आप उसको उर्फ़ आम में कहते हैं तकड़ी कहते हैं, तोलना कहते हैं। आपने देखा होता है सेंटर में वो लोहे का रॉड होता है, जब तक वो सेंटर राइट पोजीशन में नहीं आता तो मास इक्वल नहीं होता। उसके बाद आपके पास आप इसका 7वां डिफरेंसेस लिख सकते हैं कि मास जो सी एक बेस क्वांटिटी है, और जो आपकी वेट है वो ड्राइव क्वांटिटी है। वो क्या है? ड्राइव क्वांटिटी। 8 डिफरेंसेस क्या है? मास का जो एसआई यूनिट है वो किलोग्राम है, जबकि वेट का एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन है। वेट का एसआई यूनिट क्या है जी? न्यूटन है। ठीक है जी। मास में भी ज़ीरो हो सकता है, और वेट का मास कभी क्या होता है? ज़ीरो नहीं हो सकता। जो वेट होता है वो आपका ज़ीरो भी हो सकता है। ठीक है जी। हम अगली चीज़ को डिस्कस करते हैं जो कि हमारे पास है न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन, पेज नंबर 36 के ऊपर आपके पास मौजूद है। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है कि एवरी एक्शन हैव अ रिएक्शन, कि हर एक्शन का कोई ना कोई रिएक्शन होता है। ऑलवेज इक्वल इन अ फोर्स बट ऑपोजिट इन अ डायरेक्शन। ठीक है जी। यानी कि हर जो एक्शन है उसका हमेशा रिएक्शन होता है जो कि एक्शन के इक्वल होगा, जो कि एक्शन के इक्वल होगा। ठीक है, लेकिन वो ऑपोजिट डायरेक्शन के ऊपर क्या होगा? ऑपोजिट डायरेक्शन। मसलन मैं आपको इसके एग्जांपल देता हूँ। आपने एक टिश्यू पेपर है, एक छोटा सा टिश्यू पेपर है, इसको अगर ऊपर की तरफ मूव करवाना हो, ठीक है, तो जो आप इसके ऊपर क्या करेंगे? फोर्स अप्लाई करेंगे। तो वो बहुत ही लाइट वेट होता है, मास उसका बहुत हल्का होता है, तो वेट भी उसका कम होगा। तो आप आहिस्ता से उसको ऊपर फेंकेंगे, वो आहिस्ता आहिस्ता से नीचे की तरफ क्या करेगा? मूव करेगा। इसका कंपैरिजन अगर आप एक ब्रिक है उसके ऊपर काफ़ी फोर्स लगाएंगे आप, क्योंकि उसका मास ज़्यादा है, तो मास की वजह से उसका वेट भी ज़्यादा है, क्योंकि जब आप उसको उठाएंगे तो ग्रेविटी नीचे की तरफ क्या करेगी? इफेक्ट करेगी, तो उसके अंदर वेट प्रोड्यूस होगा। जब आप उसको ऊपर मूव करेंगे तो आपको फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी। जब आप उसके ऊपर एक्शन ज़्यादा लगाएंगे तो ईंट उसके मुकाबले में उतनी स्पीड के साथ क्या होगी? नीचे आएगी, उतना ही उसके अंदर क्या होगा? रिएक्शन प्रोड्यूस होगा। दूसरी मैं चीज़ आपको बताता हूँ कि अगर आप किसी बलून के अंदर एयर ब्लो कर रहे हैं, यानी कि हवा को करते भरते जा रहे हैं, पंप करते जा रहे हैं, तो अगर बहुत ज़्यादा हवा को आपने भर दिया तो जैसे ही आप उसके मुंह माउथ के आगे से, उसने आपके बलून है, ठीक है, आप इसके आगे से किसी भी स्टॉपर को या जिस फिंगर से आपने इसको पकड़ा हुआ उसको छोड़ेंगे तो हवा इस डायरेक्शन को निकलेगी, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा? बैकवर्ड डायरेक्शन की तरफ जाएगा। इसी तरह ही आप जब ज़मीन के ऊपर चलते हैं तो आप ज़मीन के ऊपर एक्शन लगाते हैं, यानी कि ज़मीन को आप पीछे की तरफ धकेलते हैं। तो अर्थ जो सी होती है रिएक्शन की वजह से आपको क्या करती है? आगे की तरफ धकेलती है। ठीक है, इसकी एक और एग्जांपल है कि आप जब भी किसी बॉल को दीवार के ऊपर मारते हैं तो आप बॉल को एक्शन लगाते हैं दीवार के ऊपर, दीवार उसका रिएक्शन लगाती है आपकी तरफ। ठीक है, तो आप देख रहे हैं हर एक एग्जांपल के अंदर जो एक्शन है वो रिएक्शन के इक्वल है, यानी कि जितना आप उसके ऊपर एक्शन लगा रहे हैं उतना ही क्या हो रहा है? उसके अंदर रिएक्शन प्रोड्यूस हो रहा है। बट क्योंकि इनकी मैग्नीट्यूड दोनों की क्या होती है? एक्शन रिएक्शन की सेम होती है। ऑपोजिट डायरेक्शन होता है। ठीक है, आपने ज़मीन को पीछे की तरफ धकेला तो ज़मीन ने आपको आगे की तरफ धकेला। ठीक है, वो उसका रिएक्शन था। याद रखें जब एक्शन और रिएक्शन सेम बॉडी के ऊपर होंगे तो बॉडी क्या करेगा? मूव नहीं करेगा। मसलन आपके पास एक ये देखें ब्लॉक है, इसको मैं ब्लॉक कंसिडर कर लेता हूँ। ये टेबल पर पड़ा हुआ है। अभी इसका एक्शन जो सा वेट इसका एक्शन है, तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ क्या हो रहा है? अप्लाई हो रहा है। एक्शन और रिएक्शन सेम मैग्नीट्यूड है, ठीक है, सेम बॉडी के ऊपर है, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन है, इसकी वजह से ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? आपका मूव नहीं कर रहा। ठीक है जी, ये आपका लेक्चर नंबर क्लियर हो जाता है यहाँ पर।